फ्रेंड्स, वेलकम टू पंखुड़ी साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के चैप्टर फर्स्ट विकास एवं वृद्धि के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट जो कुछ बच गया था उसमें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। मनोविज्ञान की विधियाँ। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ, तकनीकों, उपागमों का उपयोग किया जाता है ताकि हम बालक के विकास का अध्ययन कर सकें। सबसे पहले अंतर्निरीक्षण की विधि। इस विधि का अंतर्गत क्या होता है? अंतर्निरीक्षण एक प्रकार की आत्मनिष्ठ विधि है, सब्जेक्टिव विधि है, जिसमें बालक या व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या स्वयं की अनुभूति के आधार पर करता है। इस विधि का उपयोग जो होता है वस्तुतः मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं तक ही सीमित है। इस विधि को वैज्ञानिक स्वरूप प्रसिद्ध संरचनावादी मनोवैज्ञानिक टिचनर के द्वारा प्रदान किया गया। इस विधि में बालक स्वयं की अनुभूति के स्वरूप को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करता है। वह अपनी मानसिक क्रियाओं को जानने की कोशिश करता है। इस विधि का उपयोग करते समय व्यक्ति अपने अवधान को मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित कर लेता है। ठीक है। फिर आता है, इसमें कुछ कमियां भी हैं जिसके कारण ये इस विधि का उपयोग सीमित क्षेत्रों तक ही किया जाता है। इसमें कौन कौन सी कमियां हैं? इसमें मानसिक क्रियाओं का स्वरूप जो होता है वो अस्पष्ट, अव्यक्त होता है और गत्यात्मकता और अस्थिर होता है। बाह्य भौतिक उद्दीपनों द्वारा ध्यान को भंग होने का भी डर रहता है और बाह्य पदार्थों पर ध्यान का आकर्षण भी होता है। और ये अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क श्रेय, ज्ञेय एवं दृष्टा के रूप में विभक्त होता है। एक ही मानसिक प्रक्रिया का विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करना असंभव है। ठीक है। और बाह्य उद्दीपन, वस्तु, पदार्थ तथा मानसिक प्रक्रियाओं का एक साथ अध्ययन करना असंभव है, मतलब एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इस विधि से प्राप्त ज्ञान का आत्मनिष्ठ और व्यक्तित्व होना और असामान्य व्यक्तियों पर इसका प्रयोग भी संभव नहीं है। जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उसके ऊपर भी इसका प्रयोग असंभव है। अंतर्निरीक्षण पद्धति, इन कमियों के कारण ही अंतर्निरीक्षण विधि से प्राप्त प्रदत्त एवं ज्ञात परिणाम जो होते हैं अविश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं। इसीलिए विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत अंश तक इस विधि का उपयोग सीमित क्षेत्रों तक किया जाता है, क्योंकि बालकों का मानसिक विकास इस विधि के प्रशासन के लिए सक्षम नहीं है। फिर दूसरा आता है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि जो होता है यह विधि जो होती है सबसे प्राचीनतम विधि है। व्यवहारवाद की स्थापना के बाद मनोवैज्ञानिक वाटसन ने 1913 में मनोविज्ञान की विधि के रूप में अंतर्निरीक्षण के स्थान पर निरीक्षण विधि को स्वीकार किया। इस विधि के द्वारा क्या होता है? बालक के जो व्यवहारों का निरीक्षण जो होता है निष्पक्ष भाव से निरीक्षण या अवलोकन किया जाता है। अपने निरीक्षण के आधार पर निरीक्षणकर्ता जो होता है एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसका विश्लेषण कर बालक के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस विधि के अंतर्गत बालक के व्यवहार का निरीक्षण दो प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है, जिसे नियंत्रण एवं स्वाभाविक निरीक्षण के नाम से जाना जाता है। नियंत्रित निरीक्षण क्या होता है? इसके अंतर्गत बालक के व्यवहार का निरीक्षण व्यवस्थित एवं नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। एक नियंत्रित परिस्थितियों में जैसे कि इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम जर्मनी के नवजात शिशुओं की ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के अध्ययनार्थ किया गया। फिर दूसरा क्या है? स्वाभाविक निरीक्षण। इस विधि के अंतर्गत बालकों द्वारा किए गए व्यवहारों का स्वाभाविक परिस्थितियों में निरीक्षण किया जाता है, अर्थात इसमें वैसे व्यवहारों को निरीक्षण सम्मिलित नहीं जो प्राकृतिक रूप से वास्तविक परिस्थिति में घटित होते हैं। ठीक है। फिर आता है, फिर एक दूसरे वैज्ञानिक ने आधुनिक मनोवैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण विधि के में अध्ययन की सुविधा और सरलता के लिए दो प्रकार की और परिस्थितियों का वर्णन किया। मतलब इसको सरल बनाने के लिए दो प्रकार की परिस्थितियों का और वर्णन किया। पहला क्या है? सहभागी और दूसरा असहभागी। सहभागी में कैसे होता है? इस विधि के अंतर्गत निरीक्षणकर्ता बालक के जिन व्यवहारों का निरीक्षण करता है उसमें सहभागिता मतलब खुद पार्टिसिपेट करता है, अर्थात निरीक्षणकर्ता बालकों के कार्यों को उनके साथ मिलकर करता है, साथ ही उनके व्यवहार का प्रेषण भी करता है।
जैसे बालकों के खेल संबंधी कौशलों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षणकर्ता खुद स्वयं बालकों के साथ खेलकर अपना मतलब निरीक्षण विधि करता है। फिर सेकंड क्या होता है, असहभागी निरीक्षण। इस विधि में निरीक्षणकर्ता बालकों द्वारा किए जा रहे व्यवहारों में सहभागिता नहीं निभाता, बल्कि दूर से ही उसका निरीक्षण करता है और उनके व्यवहारों को जानता है। इस प्रकार का निरीक्षण शैक्षणिक हो गया, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रों में इस प्रकार उपयोग किया जाता है। विधि के गुण, इस विधि के अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण इस विधि का उपयोग काफ़ी हद तक किया जाता है। पहला क्या होता है, इस विधि में व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं इम्पर्सनल निरीक्षण होना। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, इस विधि का क्षेत्र जो व्यापक होता है जिससे इसका प्रयोग छोटे आयु के बच्चों, वयस्कों, वृद्धों, असामान्य व्यक्तियों, विकलांगों तथा पशुओं पर भी किया जा सकता है। ठीक है। फिर इस विधि द्वारा एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों का भी निरीक्षण किया जा सकता है। इसमें प्राप्तांकों का सांख्यिकीय विवेचन और विश्लेषण जो होता है वो सत्य होता है और इसके द्वारा प्राप्त परिणाम जो होता है वह विश्वसनीय और वैध होता है, जिससे इसका आसानी से सामान्यीकरण किया जा सकता है। पर इसमें कुछ कमियां भी होती हैं, मतलब दोष होते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त निरीक्षण विधि में कुछ कमियां और दोष भी पाए जाते हैं। दोष कौन से होते हैं, इस विधि में गोचरों की भौतिक विशेषताओं के कारण उस घटना में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इस विधि में निरीक्षणकर्ता की एटीट्यूड, नीड्स एवं पूर्वाग्रहों का प्रभाव पाया जाता है, जिसके कारण विधि का निरीक्षणीय व्यवहार वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होता है। मतलब जो जिसके ऊपर हम निरीक्षण करते हैं उनको पहले से ही पता रहता है कि ये हमारे ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो वो अपनी आवश्यकताओं, पूर्वाग्रहों का मतलब इसमें प्रभाव दिखता है कि ये हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, तो हमको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। इस विधि के द्वारा बालक या अन्य व्यक्तियों या पशुओं की मानसिक क्रियाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है और जो प्राप्त परिणामों में उचित कार्य कारण संबंध की भी कमी होती है और उपयुक्त प्रकरणों से प्रयोज्य के व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। वही बताया ना कि निरीक्षण करने वाला जो बालक रहता है उसको पता चल जाता है कि यह हमारे व्यवहारों को निरीक्षण कर रहा है, तो इसे कृत्रिमता आ जाती है, मतलब वो अपने हाव भाव को चेंज कर लेता है। इस विधि द्वारा किसी भी तथ्य का निरीक्षण किसी कारणवश न हो पाए तो पुनः उस तथ्य की पुनरावृत्ति भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की कमियों के होते हुए भी निरीक्षण विधि बालकों के व्यवहार संगतता का अध्ययन करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। फिर तीसरा क्या आता है, प्रयोगात्मक विधि, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इस मेथड्स के अंतर्गत यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। वास्तव में प्रयोग विधि नियंत्रण विधि नियंत्रित निरीक्षण विधि का ही दूसरा रूप है। प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान करने में इस विधि का महत्वपूर्ण उपयोगिता है। प्रयोगात्मक विधि जो होती है एक प्रकार की नियंत्रित निरीक्षण विधि है। इस विधि में प्रयोगकर्ता जो होता है वह स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों में किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है और समस्या के संबंध में तथ्य एकत्रित करता है। नियंत्रित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही प्रयोग विधि कहलाता है। प्रयोगकर्ता किसी एक या अधिक चर को नियंत्रित या परिवर्तित करके उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर देखता है। चर मतलब क्या होते हैं, जैसे टीचिंग टूल्स हो गए या मतलब सहायक सामग्रियाँ जिससे हम प्रयोग कर सकते हैं, जिस चीज़ों का उपयोग करके हम प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र चर, दो चर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर, एक दूसरा पराश्रित चर। स्वतंत्र चर ये वे चर होते हैं जिनको प्रयोगकर्ता नियंत्रित व परिवर्तित करता है, जिससे दूसरे चरों से के संबंध को जाना जा सके। यह संभावित कारण होता है जिसका प्रयोगकर्ता खोज करना चाहता है। और पराश्रित चर क्या होता है, ये दशाएं व विशेषताएं जो प्रयोगात्मकता द्वारा स्वतंत्र चर को प्रस्तुत करने, हटाने व परिवर्तित करने पर दिखाई देती है, अदृश्य हो जाते हैं और या परिवर्तित हो जाते हैं, जो पराश्रित चर कहलाते हैं। ठीक है। इस उदाहरण के तौर पर एक समझ लेते हैं। लगातार मानसिक कार्य करने में जो थकान उत्पन्न होती है, इसमें
मतलब जो किसी कार्य को, मानसिक कार्य को लगातार कर रहे हैं तो उसको करने से जो थकान उत्पन्न होती है वह थकान जो होता है वह पराश्रित चर होता है, और जो मानसिक कार्य जिसको हम लगातार कर रहे हैं वह एक स्वतंत्र चर होता है। ठीक, एक बार वेरिएबल्स को पढ़ें। वेरिएबल होता क्या है? चर एक ऐसी चीज़ है जो कारक है, जो प्रभाव डालता है, जैसे टीचिंग टूल्स हो गया, बच्चों को सिखाना हो गया, सहायक सामग्री, ये वेरिएबल्स होते हैं। इसके द्वारा ही हम प्रयोग कर सकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी बच्चों के ऊपर। ठीक है, अब एक प्रारूप है, एक स्टेप्स होते हैं, प्रयोगात्मक विधि के एक स्टेप होते हैं। इस स्टेप्स के द्वारा ही हम प्रयोगात्मक विधि का मतलब अध्ययन करते हैं। पहला क्या होता है? प्रकल्पना का निर्माण। ऐसी कल्पना करना, बारे में योजना बनाना, मतलब ऐसी कल्पना करना जिसके बारे में योजना बनाना, फिर योजना बनाते हैं। फिर सेकंड क्या होता है? चरों को परिभाषित करते हैं कि हम कौन से चर की आवश्यकता होती है किस चीज़ को करने में, मतलब किसी व्यक्ति का प्रयोग करने में हमें किस चर की आवश्यकता हो रही है, उस चर को पहले परिभाषित करते हैं। फिर आता है स्वतंत्र चर व परतंत्र चर का निर्धारण करना। स्वतंत्र चर है या परतंत्र, उन चरों का निर्धारण करते हैं। प्रयोग में प्रयुक्त की जाने वाली सहायक सामग्री एकत्रित करना। ठीक है, फिर उसके बाद प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। कौन सी प्रक्रिया होती है उसका निर्धारण करते हैं। लोगों का प्रयोगात्मक समूह के लिए चयन करना। फिर जिन जिन लोगों के ऊपर हमको प्रयोग करना है उनका एक समूह बनाकर उसका चयन करते हैं। चयन करने के बाद फिर आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। फिर आता है एकत्रित आंकड़ों का सांख्यिकी स्टैटिस्टिक विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण के बाद फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि ये प्रयोग सही है कि नहीं। प्रयोगात्मक विधि का प्रारूप, स्टेप्स। इस स्टेप्स के द्वारा ही हम उस विधि का निरीक्षण करते हैं। पहला क्या होता है? प्राकल्पना का निर्माण, मतलब ऐसी कल्पना करना उसके बारे में योजना बनाना कि हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं, फिर जिस समस्या का समाधान करना है उस समस्या की हम कल्पना करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आता है चरों की परिभाषा। फिर कौन कौन से चरों का यूज़ करना है उसकी परिभाषा बताते हैं। फिर तीसरा आता है स्वतंत्र चर व परतंत्र प्राश्रित चर का निर्धारण करना। फिर उसके बाद प्रयोग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री एकत्रित करना। फिर चौथा क्या होता है? जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम जो भी सामग्री का यूज़ कर रहे हैं उसको एकत्रित करते हैं। फिर प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण, कौन सी प्रक्रिया की जा रही है, प्रयुक्त की जा रही है, उसका निर्धारण करते हैं। फिर जिन जिन लोगों पर हम समस्या का समाधान का उपयोग करना है उनको प्रयोगात्मक समूह के लिए चयन करते हैं। प्रयोगात्मक समूह के लिए, उस समूह के लिए हम लोगों का चयन करते हैं। फिर आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। फिर उसके बाद लोगों को चयन करने के बाद उनके आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। फिर आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद उसका सांख्यिकी विश्लेषण तैयार करते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण तैयार करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समस्या का समाधान प्रयोगात्मक विधि से किया जाता है। फिर कुछ इसमें लाभ भी होते हैं। इसमें कुछ लाभ हैं जिसके कारण प्रयोगात्मक विधि समुचित होती है, निश्चित परिणाम तक पहुंचाती है। जो ये प्रयोगात्मक विधि होती है एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाती है। फिर दूसरा कहता है नियंत्रित परिस्थितियों में परिणाम वस्तुनिष्ठ होता है, मापा जा सकता है, इसको मेजर भी किया जा सकता है। नियंत्रित परिस्थितियों में इसका परिणाम जो होता है वस्तुनिष्ठ होता है और इसको मापा भी जा सकता है। कुछ इसमें दोष भी हैं, प्रयोगात्मक विधि में कुछ दोष भी हैं जिसके कारण यह विधि कुछ त्रुटियां रह जाती हैं इसके निष्कर्ष में, इसके रिजल्ट में। तो परिस्थितियां जो होती हैं कृत्रिम हो सकती हैं, कभी कभी परिस्थितियां जो होती हैं वो कृत्रिम भी हो सकती है। और दूसरा क्या है, मानसिक दशाओं में तथ्य पूर्ण प्राप्त नहीं होते हैं। जो तथ्य प्राप्त होते हैं वो पूर्णतः सत्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ये जो प्रयोगात्मक विधि होती है इसी को ही हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं।
ठीक है। फिर आता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि ये तो सब लोग जानते हैं कि दो व्यक्तियों के जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत या विचारों का आदान प्रदान होता है उसे साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हैं, जैसे जॉब के लिए या कोई रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में जो इंटरव्यू आपस में बातचीत होती है तो उस विधि को हम साक्षात्कार विधि कहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत व विचारों का आदान प्रदान साक्षात्कार कहलाता है। इसमें एक या कई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं, वह व्यक्ति इन प्रश्नों का जवाब देता है या इन पर अपनी राय व्यक्त करता है। यह जो प्रश्नियाँ होती हैं मनोवैज्ञानिक रिसर्चर्स के द्वारा या किसी वैकेंसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जॉब के द्वारा भी इस तरह से रिसर्च मेथड इंटरव्यू मेथड यूज़ किया जाता है। टाइप्स, इसके दो प्रकार होते हैं। साक्षात्कार विधि के दो प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर क्या कितने होते हैं? दो, संरचित और असंरचित। संरचित में क्या होता है? साक्षात्कार देने वाले से पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछता है। मतलब ये पूर्व निर्धारित जो भी प्रश्न आते हैं, जैसे पहले तैयार किए गए प्रश्न होते हैं, उसी क्रम के आधार पर ही उनसे प्रश्न पूछा जाता था। विषयवार दिए गए उत्तरों को एक मानवीकृत फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से इस साक्षात्कार देने वाले सभी व्यक्तियों से एक ही तरह के प्रश्न एक निश्चित क्रम में पूछकर साक्षात्कारकर्ता एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है, जैसे कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि IPS इंटरव्यू की जान देते हैं, उसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं, फिर उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम क्वेश्चंस को पूछते हैं। ये हो गया संरचित, जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों के आधार पर एक निश्चित क्रम में पूछा जाता है। और जो असंरचित होता है, असंरचित साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से जो प्रश्न पूछता है वह पूर्व निर्धारित नहीं होता है और ना ही किसी निश्चित क्रम में ही पूछे जाते हैं। इससे साक्षात्कार प्रदाता को अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। जैसे इस प्रकार जो साक्षात्कार होता है वो मनोवैज्ञानिक की, जैसे रिसर्चर कुछ चीज़ रिसर्च कर रहे हैं, उसके आधार पर इस प्रकार का साक्षात्कार लिया जाता है। ठीक है। फिर आता है साक्षात्कार में जितना लचीलापन होता है उसके आंकड़ों को विश्लेषित करना उतना ही कठिन होता है। मतलब जितना अधिक लचीलापन होता है उसके आंकड़ों को उतना ही अधिक कठिनता से विश्लेषित कर सकते हैं। फिर आता है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड्स क्या होता है? प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह होता है जिसमें सूचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्ठक व लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध कर दिया जाता है। ये जैसे कि कुछ एग्जाम्स जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार की मेथड्स विधि मतलब प्रश्नावली विधि होती है। इस माध्यम के द्वारा विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए उत्तरदाता का शिक्षित होना आवश्यक होता है। साथ ही प्रश्नों का चयन, शब्दावली, प्रश्नों का आकार, प्रश्नों की विषय वस्तु, प्रश्नों का क्रम आदि सभी प्रश्नावली की रचना में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्नावली को क्रम जैसे सबसे पहले सरल क्वेश्चन, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार प्रश्नों का क्रम एक निश्चित होता है, पहले सरल से फिर कठिन, जैसे लघु उत्तरी, संक्षिप्त क्वेश्चन, फिर उसके बाद लघु उत्तरी, फिर अति लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी। इस प्रकार प्रश्नों का क्रम निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके टाइप्स, प्रश्नावली विधि के प्रकार, इनको हम 3 प्रकार में बांटते हैं। उद्देश्य के आधार पर, रचना के आधार पर, और तीसरा आकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर पहला क्या होता है? तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का उपयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, परिवार आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र करना चाहते हैं तो इसकी रचना की जाती है। इस विधि का
उपयोग, इस प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। शिक्षा की स्थिति की, जैसे कि कोई साक्षर है, निरक्षर है, इसके बारे में, और व्यवसाय की स्थिति के बारे में क्या, प्राइवेट सरकारी स्कूलों के आधार पर प्रश्नावली हम लोग तैयार करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास, दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तब इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है, सर्वेक्षण, जनमत संग्रह, विज्ञापन। आता है मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा, विश्वास, दृष्टिकोण जानना चाहते हैं, तब इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। फिर आता है आत्मचरित्र लेखन विधि। यह क्या होता है, आत्मचरित्र लेखन विधि जो होती है बचपन के अनुभवों को अभिव्यक्त करने वाली महत्वपूर्ण विधि होती है। मतलब इसमें व्यक्ति जो होता है, जैसे कि लेखक, जीवन, ऑटोबायोग्राफी, व्यक्ति के चरित्र के बारे में बचपन से लेकर जो भी अनुभव प्राप्त किए जाते हैं उसके बारे में इस विधि में उपयोग किया जाता है। इस विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं अपने विगत जीवन के बचपन के अनुभवों को क्रमिक रीति से संकलित करने का प्रयास करता है। जैसे जीवनी हो गई, जैसे लेखक लोग पहले अपनी जीवनी लिखते थे, उस तरह की ये आत्मचरित्र लेखन विधि है, जिसके आधार पर बाल व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाती है। आत्मचरित्र लेखन विधि को पश्चात निरीक्षण व विगत अवलोकन विधि कहा जाता है। इससे प्राप्त सूचनाओं से बालक व्यवहार संबंधी जो जानकारी प्राप्त होती है वह अन्य विधियों से संभव नहीं होती है। ठीक है। इसमें कुछ गुण हैं। आत्मचरित्र लेखन विधि के कुछ गुण होते हैं। इस विधि का आधार जो होता है विगत अनुभूतियाँ होती हैं, मतलब जो विगत अनुभूति जो बीत चुकी हैं उन अनुभूतियों का बारे में इसमें उल्लेख किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुभवों का संकलन प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता जो होता है स्वयं अपने पूर्ण जीवन का विवरण प्रस्तुत करके बाल व्यवहार का अध्ययन करता है, और इस विधि के द्वारा जो प्राप्त परिणाम जो होते हैं अनुभवों के आधार पर ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है व्यक्तित्व इतिहास विधि, मतलब केस हिस्ट्री। व्यक्ति इतिहास विधि एक ऐसी विधि होती है जिसका उपयोग सामान्य व असामान्य दोनों प्रकार के बालकों व व्यक्तियों के अध्ययन में किया जाता है। इस विधि का वास्तव में जो होती है, यह विधि जो होती है व्यक्ति इतिहास बालक अध्ययन की ही एक ऐसी विधि होती है जो किसी बालक के व्यक्तित्व समस्याओं के गहरे स्तर पर जाकर उनके व्यवहारों और समायोजनों की कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया जाता है। आता है टेस्टिंग मेथड में क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी व्यक्ति की किसी क्षमता, योग्यता अथवा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मापन करने के लिए बनाया गया एक ऑब्जेक्टिव एवं मानकीकृत उपकरण होता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे फ्रीमैन के द्वारा कहा गया है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो संपूर्ण व्यक्तित्व के एक या एक से अधिक पक्षों को वस्तुगत रूप से वांछित या अवांछित प्रतिक्रियाओं के सैंपल द्वारा अथवा अन्य व्यवहारों के द्वारा नापता है। इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है एक मापनी व कार्यप्रणाली होती है। इसमें मानकीकृत प्रश्नों की एक सूची बनाई जाती है। फिर उसके बाद प्रश्नों के स्थान पर जो प्रश्न होते हैं ना उसके स्थान पर मतलब सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है विभिन्न योग्यताओं, इस परीक्षण के द्वारा विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं, बुद्धि, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व आदि की जांच की जाती है। एक उत्तम परीक्षण के लिए, एक उत्तम टेस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, जैसे कि एक विश्वसनीयता, मतलब जो परीक्षण किया गया है मतलब उस परीक्षण को माना जाता है एक उत्तम परीक्षण, उस परीक्षण को माना जाता है जिसमें विश्वसनीयता का गुण हो। यदि किसी व्यक्ति को बार बार प्रयुक्त किया जाए, किसी परीक्षण को यदि बार बार प्रयुक्त किया जाए मतलब बार बार उसका परीक्षण किया जाए और बार बार समान प्राप्तांक की प्राप्ति होती है तो उस परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। मतलब एक बार परीक्षण करने के बाद जब उसका बार बार परीक्षण किया जाता है तो समान प्राप्तांक प्राप्त होते हैं, तो वह परीक्षण जो होता है विश्वसनीय माना जाता है।
फिर दूसरा होता है कि वैधता, वैलिडिटी, मतलब जो हम परीक्षण कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? जिस उद्देश्य से किसी परीक्षण का निर्माण किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति उस परीक्षण से हो रही है या नहीं। मतलब जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम किसी का टेस्ट किया जाता है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।